Welcome back friends in our YouTube channel Unique Life Sciences and today we will study about the respiratory quotient यानी श्वसन गुणांक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर से हम रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखो इंट्रोडक्शन क्या है इसका। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज एंड फैट्स। देखो रेस्पिरेशन हमने क्या पढ़ा था, इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, फैट्स का, प्रोटीन्स का, जो क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। तो इनका जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन यूज में आती है, CO2 बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है और एनर्जी निकलती है ATP के रूप में। CO2 एंड ATP रिलीज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया या कार्बोहाइड्रेट जो भी हैं, इनका जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो क्या निकलता है, CO2 और ATP निकलती है। द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट substances which are catabolized in the living cells to release energy are called as respiratory substrate। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं, यानी ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन में एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब जब कोशिका में श्वसन होता है तो उस दौरान रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है जो रेस्पिरेशन में यूज में आता है। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है। देखो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को हिंदी में कहते हैं श्वसन गुणांक। Respiratory quotient is defined as the ratio of moles of CO2 produced to the moles of oxygen consumed during complete oxidation of a मेटाबॉलिक फ्यूल टू CO2 एंड H2। देखो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या श्वसन गुणांक की परिभाषा क्या है। देखो रेस्पिरेशन में हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीजन यूज में आती है यानी ऑक्सीजन का कंजप्शन किया जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 का निर्माण होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है। तो जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन होता है तो उस दौरान एक इकाई समय में कितनी ऑक्सीजन यूज में आई और कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई, तो उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है क्या है, एक अनुपात है यानी रेशियो है। द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एज वेल एज द मोल्स ऑफ CO2 रिलीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का नेचर कैसा है, कि उसकी प्रकृति कैसी है, कि उसको कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और कितने CO2 उसके दौरान रिलीज होते हैं, ऑक्सीडेशन के दौरान कितने CO2 रिलीज होंगे, तो ये उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। देखो अलग अलग प्रकार के फ्यूल हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे हम व्हीकल्स में जैसे पेट्रोल एज ए फ्यूल यूज में लेते हैं, डीजल भी एज ए फ्यूल यूज में लेते हैं, घरों में LPG गैस एज ए फ्यूल यूज में लेते हैं, लकड़ी वगैरह भी हम क्या लेते हैं, फ्यूल के रूप में यूज में लेते हैं। लेकिन ये अलग अलग इनकी प्रकृति है, इनको अलग अलग ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बर्निंग के लिए और अलग अलग मात्रा में CO2 का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसी प्रकार से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी अलग अलग मात्रा में CO2 का प्रोडक्शन करते हैं और अलग अलग मात्रा में ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हैं। RQ वैल्यू कुड बी फाइंड आउट बाय द यूजिंग गैंगोंग्स रेस्पिरोमीटर। तो ये एक रेस्पिरोमीटर आता है जिसके द्वारा हम RQ वैल्यू को फिगर आउट कर सकते हैं, तो उसका नाम है गैंगोंग्स रेस्पिरोमीटर। द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट और RQ वैल्यू, इसको शॉर्ट में RQ वैल्यू भी कहते हैं, इज ए मेजर ऑफ द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म पर यूनिट। तो RQ वैल्यू क्या है, RQ वैल्यू है CO2 और ऑक्सीजन का अनुपात। तो CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई और ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई, तो इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, RQ वैल्यू। The respiratory quotient is a ratio and therefore has no unit। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये अनुपात है तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होगा। RQ, अब इसका देखो फॉर्मूला है, RQ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो इसी को हम क्या कहते हैं, RQ वैल्यू, की एक इकाई समय में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, RQ वैल्यू। The respiratory quotient is valuable measurement as it provides us with information regarding the nature of the substrate being used by an organism or respiration।
तो RQ वैल्यू से क्या पता चलता है हमें कि जब इसको फिगर आउट करते हैं तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसकी नेचर कैसी है। देखते हैं अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है। देखो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो उनकी RQ वैल्यू देखते हैं। RQ ऑफ मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1। तुम कार्बोहाइड्रेट का जो RQ वैल्यू होता है वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ का 1 होता है। तो इसको कैसे काउंट करेंगे, दिस सिंप्लीफाइड इक्वेशन फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उस दौरान क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल। RQ वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई। तो इसको जब अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, RQ वैल्यू। तो RQ फॉर दिस रिएक्शन इज 6 CO2 बाई 6 ऑक्सीजन। तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये बिल्कुल इजी है इनको काउंट करना। तो कार्बोहाइड्रेट की RQ वैल्यू कितनी हो गई, 1। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है RQ वैल्यू फॉर फैट्स। जो फैट होते हैं, लिपिड होते हैं, उनकी RQ वैल्यू क्या होती है जब इनका ऑक्सीडेशन होता है। RQ इज अबाउट 0.7 फॉर मोस्ट ऑफ फैट्स। जो मोस्ट ऑफ फैट्स होते हैं उनकी RQ वैल्यू 1 से कम होती है। और 1 से कम जैसे कुछ एग्जांपल देखें तो यहाँ पर है ट्राइपामिटिन में एग्जांपल देखो, इसमें 145 ऑक्सीजन यूज में आ रही है और 102 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। जब इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.7। इसी प्रकार से ट्रायोलिन का देखें तो इसमें 80 ऑक्सीजन यूज में आ रही है और 57 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका RQ वैल्यू भी कितना आ रहा है, 0.7। और इसी प्रकार से नेक्स्ट ओलिक एसिड की देखें तो इसमें भी 51 ऑक्सीजन यूज में आ रही है और 36 CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो इसकी RQ वैल्यू भी कितनी हो गई, 0.71। तो मोस्ट ऑफ जो फैट्स होते हैं उनकी RQ वैल्यू 0.7 के आसपास ही आती है। नेक्स्ट देखते हैं RQ वैल्यू फॉर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की RQ वैल्यू देखें तो इनकी लगभग 0.9 होती है RQ वैल्यू। मोस्ट कॉमन जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन जब होता है तो उनकी RQ वैल्यू आती है 0.9। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है एल्ब्यूमिन का। एल्ब्यूमिन में देखो 77 ऑक्सीजन यूज में आ रहे हैं और 63 CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो जब इनका RQ वैल्यू लिखेंगे तो कितनी होगी, 63 बाई 77 तो कितने आ जाएंगे, 0.8। तो RQ वैल्यू प्रोटीन्स की 0.8 से 0.9 के बीच में होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं RQ वैल्यू फॉर ऑर्गेनिक एसिड। जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनकी RQ वैल्यू कितनी होगी। ऑर्गेनिक एसिड्स भी क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज में किए जाते हैं। RQ इज मोर देन यूनिटी फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स बिकॉज दे आर रिच इन ऑक्सीजन। अब RQ वैल्यू देखो, कार्बोहाइड्रेट्स की 1 थी, फैट और प्रोटीन्स की 1 से कम थी, लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनकी RQ वैल्यू 1 से अधिक होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, देखो एक्जेलिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज में आ रहा है और CO2 कितने निकल रही है, 4। तो 4 CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो इसकी RQ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 4/1 कितनी हो गई, 4। तो एक से इसकी RQ वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई। इसी प्रकार एग्जांपल है मैलिक एसिड का। तो मैलिक एसिड में हमारे पास 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और 4 CO2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कितनी हो गई इसकी RQ वैल्यू, 1.3। जो ये भी क्या है, 1 से अधिक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स की RQ वैल्यू 1 से अधिक होती है। तो लास्ट में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। RQ वैल्यू फॉर क्रेसुलेशंस प्लांट इज 0 बिकॉज दे डू नॉट इमिट CO2 इन नाइट, दे स्टोर CO2 एंड कन्वर्ट इन ऑर्गेनिक एसिड। देखो क्रेसुलेशन प्लांट्स होते हैं, ऐसे सुकुलेंट प्लांट जो गुदेदार प्लांट होते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वो रात में शोषण करते हैं। तो उस दौरान जो CO2 निकलती है तो वो इसको स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि दिन के अंदर वो जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो CO2 ग्राइंड करने के लिए अपने स्टोमेटा को नहीं खोल सकते। स्टोमेटा को क्यों नहीं खोल सकते, क्योंकि जब यदि रेगिस्तानी प्लांट स्टोमेटा को दिन में खोलेगा तो वहां पर जल की हानि हो सकती है। तो वो जल की हानि न हो इसके लिए वो क्या करते हैं, रात को इस CO2 को स्टोर कर लेते हैं। रात को CO2 कैसे स्टोर करते हैं, जब वो शोषण करते हैं, जो CO2 प्रोड्यूस होती है उस CO2 को रात को स्टोर कर लेते हैं। किसके रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, ऑर्गेनिक एसिड्स के रूप में। तो अब यदि उनका हम प्रोडक्शन देखें CO2 का, तो उस टाइम प्रोडक्शन कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब इसकी RQ वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी, तो RQ इक्वल टू CO2 अपॉन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो इसमें यूज में आएगी, लेकिन
आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 0, क्योंकि यहाँ पर CO2 कितनी है 0। तो जो क्रेसुलेशन प्लांट होते हैं उनकी आर की वैल्यू कितनी होती है 0। ये काफी बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक और फैक्ट है, आर की वैल्यू इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज इनफाइनाइट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन नॉट यूज देयर बट CO2 इवॉल्व। तो इसमें क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है यानी अवायवीय श्वसन, तो उसमें देखो अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन यूज में नहीं आती। तो यदि ऑक्सीजन यूज में नहीं आएगी तो वहां पर ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 0 और CO2 हो जाएगी इनफाइनाइट। तो CO2 जितनी भी निकलेगी तो इसकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट यानी अनंत। तो ये भी एग्जाम में काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो अवायवीय श्वसन होता है तो उसकी आर की वैल्यू कितनी होती है। तो ये था हमारा आर की वैल्यू यानी रेस्पिरेटरी कोसेंट और श्वसन गुणांक। तो आज हमने इसके बारे में स्टडी कर ली। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।